सीआईए और विजिलेंस यानी जो अब एसीबी के नाम से जानी जाती है, लगभग 9 पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज। क्यों हुआ मामला दर्ज? आखिर कब से चल रही थी जांच और किस लिए और कौन है शिकायतकर्ता? पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अधिकारी हो तो शत्रुजीत कपूर जैसा। नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वसनीयता में नंबर 1 आप लोगों ने ही हमें बना रखा है। उसके जो कारण रहे आप स्वयं जानते हैं और मैं सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं सबसे पहले शुरुआत में। लेकिन बता दें कि जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं और विशेषकर वो खबरें जो कि सूचनाओं से कहीं परे होती हैं और कुरेद के निकाली जाती हैं, ये लगभग हमारा संगठन, हमारी टीम प्रयास करती है वो खबरें आप तक पहुंचाएं। ये बहुत ही संगीन मामला है। ये आपको बताएंगे कि किन किन पुलिस कर्मियों पर जो कि सीआईए में है और विजिलेंस यानी कि मौजूदा जिसका नाम एसीबी कर दिया गया है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उन किन अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ और क्यों दर्ज हुआ। कहानी शुरू होती है वर्ष 2021 से। वर्ष 2021 में एक आम नागरिक, जिसे कहें भारतीय नागरिक, जो कि 75% ब्लाइंड है, यानी कि उनके पास सर्टिफिकेट है कि वो 75% अंधे हैं, ऐसे व्यक्ति से सीआईए 34 लाख रुपए की वसूली कर लेती है महज 10 माह के अंदर। वर्ष 2021 अगस्त से सिलसिला शुरू होता है। कई बार सीआईए आती है। लगभग उसने शिकायतकर्ता ने, जो हमारे सूत्र बताते हैं, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसे लगभग 5-6 बार अपने ही कार्यालय से उठा के लेके गए, यानी कि उसका ऑफिस मैकपाई के सामने बताया जाता है। वहां से उसको सीआईए लेके जाती थी, धमकाती थी, डराती थी, मारने की धमकी देती थी और लगातार वसूली चलती रही। कई किश्तों में पैसा ले गई। लगभग जो अमाउंट लिखाया गया है एफआईआर में वो 34 लाख के आसपास लिखाया गया है। जब पीड़ित काफी परेशान हो जाता है और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी विजिलेंस ब्यूरो एक्टिव होता है, जैसा कि हमने देखा शत्रुजीत कपूर के चार्ज संभालने का, काफी एक्टिव रहा ये डिपार्टमेंट, उसको भरोसा दिलाते हैं और फिर एक बार उसे धमका कर वहां से उठा लेते हैं। यहां तक कि उसका डीवीआर भी ले जाते हैं जो उसके ऑफिस में लिखा था। लेकिन यहां विजिलेंस से चूक कर देती है, माफ कीजिएगा, सीआईए चूक कर देती है कि उसके पास 2 डीवीआर थे। एक डीवीआर जो सीआईए ले गई वो, और एक दूसरा हिडन डीवीआर था, जिसके आधार पर उसने तमाम साक्ष्य पुलिस को दिए और विजिलेंस टीम ने एक टीम गठित करी, जिसमें मुख्यतः अनिल जो रेड करने गए थे, जगेश जो कि सुमित का सगा भाई बताया जाता है क्योंकि सुमित सीआईए में था, और उसके साथ एक अधिकारी और, ये तीनों मिलकर वहां पर रेड डालने के लिए जाते हैं। साथ में जो अमाउंट तय था, अंतिम अमाउंट 23 जून को देना था, जो कि 1,60,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से 1,10,000 रुपए वो पहले दे चुका था। अब जो पीड़ित है वो और उसके साथ विजिलेंस की टीम जाती है सीआईए बड़खल, जहां के इंचार्ज है नरेंद्र शर्मा, उस टाइम हुआ करते थे, और सुमित जो कि हेड कांस्टेबल है, और उसके साथ रोहतास जो कि इंचार्ज था, सब इंस्पेक्टर है। इन तीनों के खिलाफ रेड थी। जैसा कि इनका सिस्टम होता है, इनका तरीका काम करने का, विजिलेंस की टीम इनके साथ जाती है। लेकिन चूंकि वहां सुमित को भेजा जाता है पैसे लेने के लिए, बचा हुआ अमाउंट जो 60,000 मांग रहे थे पर था 50,000, उस पर काफी बहस भी हुई पीड़ित की और उनकी कि मैं 1,10,000 रुपए दे चुका हूं, अब मैंने सिर्फ 50,000 रुपए देने हैं, पर वो 60,000 पे अड़े रहे। और वो रिकॉर्डिंग भी पीड़ित ने रिकॉर्ड करके विजिलेंस को दे दी, जिसके आधार पर रेड बनी। लेकिन मामला कहां बिगड़ता है, जांच क्यों, रेड क्यों फेल होती है? दरअसल सुमित का सगा भाई है जगेश। जैसे ही रेड करने जाते हैं तो जगेश जो है वो काफी तेज आवाज में लाउड कर देता है और सुमित को भनक लग जाती है और सुमित सहित तमाम सीआईए कर्मचारी वहां से भाग जाते हैं। रेड फेल हो जाती है। रेड के इंचार्ज थे अनिल, जो कि अनिल यादव बताए जाते हैं। उनके साथ जो गए थे वो आप जगेश, और उसके साथ साथ उनका भाई सुमित का। अब जब रेड फेल हो जाती है तो जैसे ही सुमित भागता है वहां से, तो सुमित सभी अपने कर्मचारियों को फोन कर देता है कि ऐसा ट्रैप किया जा रहा है। तमाम सीआईए सूत्र ये बताते हैं कि तमाम सीआईए दीवार फांदकर वहां से भाग जाती है और विजिलेंस को कोई नहीं मिलता। लेकिन शिकायतकर्ता को विजिलेंस दोबारा अंदर भेजती है और नरेंद्र को भी इस बात की भनक लग जाती है। तो नरेंद्र उसे मारते पीटते हुए बाहर ले आता है और वो कहता है कि मुझे पता है तू क्या कर रहा है। और उसके बाद वो रेड पूर्णतः फेल हो जाती है, जिसकी जांच चल रही थी। जांच चंद्रमोहन जो कि आईपीएस हैं और फरीदाबाद गुड़गांव रेंज के एसपी हैं यहाँ पर आज मौजूदा स्थिति में एसीबी के। हालांकि उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कोई भी बात बताने से फिलहाल इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, बहाना कर दिया या डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि फिलहाल अभी कोई भी गिरफ्त में नहीं आया है, जहां तक हमारा आकलन है। शायद इसीलिए अभी तक उन्होंने आधिकारिक पुष्टि नहीं की। लेकिन पुख्ता सूत्र बताते हैं
9 लोगों पर एफआईआर हुई है, जो बाइनम एफआईआर और रोहतास तथा अन्य, जिसमें से 6 के नाम हमारे पास उस पीड़ित ने बताए कि ये नाम की जो भी बयान है वो दे चुका है एसीबी के अंदर। लेकिन अब आगे जांच में क्या होता है, क्या गिरफ्तार होते हैं, कब गिरफ्तार होते हैं, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हाँ, अधिकारी हो तो शत्रुजीत कपूर जैसा, क्योंकि ऐसे में जब ये इंक्वायरी 2022 से चल रही है, 2022, 23 और 24, 2 साल पुख्ता इंक्वायरी करने के बाद कल देर रात जो हमारे सूत्र बताते हैं, रोहतास व अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला धारा 7, जो कि जिसे कर्मचारी करप्शन एक्ट कहते हैं, जो कर्मचारियों पर ही लगता है, सरकारी कर्मचारियों पर, और 384 वसूली यानी कि एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली जिसे कहते हैं, और 120 बी, इनके तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर एक तगड़ा प्रहार भी है, क्योंकि जब विजिलेंस और सीआईए दोनों ही मिलके भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये भी बड़ा सोच का विषय है। हालांकि शत्रुजीत कपूर के आने के बाद से एसीबी काफी एक्टिव है, आप देख रहे हैं, और इस तरीके का मामला दर्ज कर लेना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार है भ्रष्टाचार के ऊपर। तो मैं सूरज भान पुनः दोहरा दूं, सीआईए और विजिलेंस जो कि एसीबी है आज की डेट में, इनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है, आगे जांच जारी है। मैं सभी जुड़े दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।